अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच तो ये है मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रिजवान अली अहमद। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, सबसे पहले एशिया कप का फाइनल, एशिया कप 2025 दुबई में पाकिस्तान भारत की टीम से आमने सामने है। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ दिया है। जवाब में भारत की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 125 रन बनाए। उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए। 146 रन उन्हें स्कोर करने हैं। भारत की टीम मुश्किलात का शिकार है। इस मैच पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, बैटिंग ने किस तरह से परफॉर्म किया और बॉलिंग पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई। इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की सफारती महाज पर कश्मीर इशू के ऊपर अमेरिका की जानिब से यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान और अगर चाहे तो कश्मीर पर सालसी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की जानिब से यह बयान कितना खुशाइंद है, पाकिस्तान की सफारतकारी में कितना अहम मोड़ साबित होगा, ये इस पर भी हम बात करेंगे। अपने तजियाकारों से भी उनसे आरा भी लेंगे। इसके साथ साथ दहशत गर्दी का इफरीत, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज, अवाम, पाकिस्तान की कौम इस इफरीत के खात्मे के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। बाजोड़ में आज बारूदी मवाद से खेलते हुए कुछ बच्चे शहीद हो गए, जबकि दहशत गर्दों की सफाई के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशत गर्दों को वास्ले जहन्नुम किया। इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह कहना है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद बर वक्त उन तक पहुँचाई जाएगी। इसके साथ साथ आखिरी शख्स के अपने घर वापसी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इसी तरह से काम जारी रहेगा। प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे अपने मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शबाना फ़याज़ साहिबा हैं, आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और कुर्बान बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। एयर कमोडोर साहब, सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की जानिब से सालसी की एक बार फिर पेशकश की गई है, कितनी बर वक्त है? पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से कितनी अहम पेशरफ्त है? रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पेशकश तो ये हर पेशकश जब भी आए वो बर वक्त ही होती है। असल जहां डिस्कनेक्ट आता है वो आता है एग्जीक्यूशन पार्ट का, और हिंदुस्तान के हमेशा इससे इनकारी होने पर। क्योंकि सिचुएशन हमारी फेवरेबल है, अमेरिका हमारी कदर करता है, हमारी रेलेवेंस है दुनिया में, और स्पेशली खत्ते में, मिडल ईस्ट में और सऊदी अरब में और बाकी ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चले हैं उसमें हमारी रेलेवेंस बड़ी है। और ये बड़ा आइडियल मौका है कि अगर अमेरिका रियलाइज करता है तो उसको मेजरेबल टर्म में, आपने नोट किया होगा किस तरीके से अमेरिका अपनी मनवाना चाह रहा है हिंदुस्तान को, सैंक्शंस करके, टैरिफ बढ़ाकर, मुख्तलिफ जगहों पर आइसोलेट करके, पब्लिकली एम्बेरस करके, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। तो मेरा ख्याल है क्योंकि उन्होंने वादा किया था, और जब जंग बंद कराने के लिए जो गारंटर होता है उसकी कोई ऑब्लिगेशन भी होती है। पाकिस्तान के लोगों का, मुसल्लह अफवाज का और पाक फिजाइया का खास तौर पर जो रोल रहा, हमने अपना काम कर दिया, जिसका मतलब ये है कि पीस वापस आया हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन की वजह से और हमारी अपनी मुसल्लह अफवाज की वजह से। तो जब ये वापस आ गया है तो जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक प्रीएम्बल या प्रीमाइज यही लिया था कि ये न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वैल्यू ऐड अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही करनी है, और जिस तरह वो सख्त जुबान या लहजा या हालात तंग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, मेरा ख्याल है उनको टाई डाउन करना चाहिए कि ये कश्मीर जो कि डिस्प्यूट है, ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटरेस्ट पे नहीं है या हिंदुस्तान की इंटरेस्ट पे नहीं है कि ये हल हो, ये पूरी दुनिया के, और खास तौर पर ये जो 1.9 बिलियन के करीब यहाँ लोग रहते हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आने वाले मुस्तकबिल, यहाँ की डेवलपमेंट, सब कुछ हॉस्टेज बनी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड अगर कोई रीजन है तो ये यही वाला है जिसमें हम रह रहे हैं, और हमारी वजह से नहीं है। हिंदुस्तान के जो नेबर मुल्क हैं, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, आया इनकी वजह से खित्ते में डिसइंटीग्रेशन है? ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की वजह से है। और हिंदुस्तान का जब तक रवैया नहीं बदला जाता, और हम जाहिर है रीजन में रहने वाले तो इतने अरसे में नहीं बदल सके, तो ये बड़ा आइडियल मौका है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए इसको कैरी फॉरवर्ड करें और परमानेंट एक अमन की एक हालात पैदा करें, और इसको कैपेसिटी बिल्ड करें दोनों मुल्कों की कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। अब कमोडोर साहब, हम तो कब से पाकिस्तान का ये तकरीबन 8 दिहाइयाँ होने वाली हैं, पाकिस्तान का ये स्टांस है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, SCO हो, अब किसी भी फोरम पर पाकिस्तान ने कश्मीर की उसी तरह से हिमायत की है। कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद, उनका हक़ खुद इरादियत है, उसका पाकिस्तान मुतालबा करता है। भारत की हरदर्मी वहीं बरकरार है। डॉक्टर साहिबा, अब भारत के ऊपर जो प्रेशर अब अमरीकी सदर की जानिब से आ रहा है, न सिर्फ अमरीकी सदर की जानिब से, हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का इस मरतबा
जो जनरल असेंबली का इजलास है उसमें भी उन्हें आज फिर हजीमत उठाना पड़ी है। कश्मीर का इशू हो या फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, बेनकाब होते जा रहे हैं। कब तक बरकरार रहेगी उनकी हठधर्मी? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कि जो भारत है या इंडिया है वो कब तक प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी सरवाइव कर जी। सकता है। अगर हमने पास्ट में देखा है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कश्मीर इशू, पाकिस्तान इंडिया 3-4 दफा जंगें और उसके अलावा भी skirmishes होती रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेडिएशन का रोल है उसका बहुत दफा ऑफर हुई, यूएन की रेजोल्यूशंस आई हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने मेडिएशन की, लेकिन ये कि कोई उसका मुतबादल हल नहीं निकल सका। जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के एड की तरफ से ये जो आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड पोजीशन पे है और ऑफ कोर्स जैसे कि पहले चिश्ती साहब ने कहा है कि उस पर जो टैरिफ्स हैं, ट्रेड टैरिफ्स हैं, उनकी भी एक ठीक ठाक लिवरेज होता है। बट मैं यहाँ कहते ही चलूं कि मीडिएशन की ऑफर उसी वक्त कामयाब होती है जब दोनों पार्टी उस पे एग्री करती हैं। अभी तक जो देखा गया है, ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडिया है उसमें बिल्कुल उनका स्टैंड, अगर आप उनके मीडिया को रीड करें, उनके लीडर्स की प्रोनाउंसमेंट्स देखें या ओवरऑल मूड देखें, उनके नजदीक ये है एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि इसके बारे में बात नहीं करनी। इम्पॉर्टेंट बात ये कि कब तक वो इसे रेजिस्ट करेंगे कि कश्मीरी को उनके जो हक खुद राष्ट्रीयत है जो कि यूएन ने प्रॉमिस किया है उसको डिनाई किया जा सके। सो इस सारी सूरत हाल में मैं ये कहूंगी कि इन नटशेल कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मेडिएशन की ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, लेकिन ये कहना कि इसके फौरन नतायज निकल सकते हैं, मेरा ख्याल है ये हम कह नहीं सकते। तो प्रोफेसर साहबा, जिस तरह से अब अद्वियात के हवाले से भी 100% टैरिफ का मंजूरी हो गई है अमेरिका की जानिब से, और हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में अद्वियात अमेरिका भारत से जाती हैं, प्रेशर टैक्टिक्स जो यूज किए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से, वो कारगर साबित होंगे? मैं फिर कहूंगी कि इसमें डिपेंड करता है कि यूएस जो है कितना प्रेशर लेवल का यूज करता है। देखिए, मेडिसिन का प्रेशर, इकोनॉमी का प्रेशर, ये एक तरफ है। अगर उनकी सप्लाई लाइन स्पेसिफिकली जो आपको पता है कि यूएस की इंडिया से डील्स हुई हैं जिसपे डिफेंस सप्लाई लाइंस है वो बहुत ज्यादा है, उस तरह की चीजों पे अगर प्रेशर डालेंगे या उसमें कुछ होगा तो वो एक वैलिड रीजंस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी वो चीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही है। कुर्बान बलोच साहब, भारत में सिवाय एक सियासी शोबदाबाजी के लिए कश्मीर का इशू इस्तेमाल किया जाता है या पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए जाते हैं, भारत में सेन वॉइसेस भी मौजूद हैं, लोग अब सवाल भी करते हैं। मई में गोदी मीडिया भी एक्सपोज हो गया है। अब कश्मीर इशू सेटल होता, भारत में जो रिजीम चेंज है, जो हुकूमत की तब्दीली है, वो समझते हैं कि अब वहां पर भी ये तब्दीली आएगी तो ही ये मामला हल होंगे? बहुत शुक्रिया रिजवान। न सिर्फ तब्दीली आनी है और तब्दीली आएगी, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें न सिर्फ आलमी सतह पर, इस खित्ते की सतह पर भी मजीद तब्दील होने जा रही हैं, तब्दील होंगी। और भारत को, मोदी सरकार को या भारत को एज अ रियासत इस कश्मीर इशू पर मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। और इस इशू को मैं इस सदी में, इस दहाई में मैं समझता हूं कि इसको हल होना चाहिए। जिस तरह सदर ट्रंप ने इसको संजीदगी से लिया है, अमेरिकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसमें इस खित्ते को जितनी अहमियत दी जा रही है और कश्मीर को जितनी अहमियत दी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसकी रोशनी में आज नहीं तो कल मोदी को, भारतीय रियासत को इस इशू के तरफ बढ़ना पड़ेगा, मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ उस भारत को या मोदी को इस वक्त जो मुश्किल है वो मुश्किल ये है कि पहलगाम जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसको जो मुंह की खानी पड़ी, उसको शिकस्त दर शिकस्त मिल रही है, वो पाक भारत जो जंग की सूरत हाल बनी या फॉरेन जो पॉलिसीज है, दुनिया में जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, वो एससीओ फोरम हो, वो ओआईसी फोरम हो, वो यूएन
जनरल असेंबली का फोरम हो, उसके साथ साथ ये जो इंडिया अमेरिकी सदर का जो सालसी का, मैं समझता हूं कि ये उन्होंने बारहा ये न सिर्फ बात की, उन्होंने ये ऑफर दी, ये भारत की उस हिकट्ठी को वो उसको तोड़ने के मुतरादिफ है जो कह रहा था कि ये दो तरफा तनाजा है, इसको दो तरफा तनाजे की बुनियाद पे हल होना चाहिए। लेकिन दुनिया, अमेरिका जैसा सुपर पावर ये रियलाइज कर बैठी है, ये तय कर बैठी है कि ये आलमी इशू है, ये आलमी मुतनाजा जी इशू है, इसको आलमी सतह पर किसी सालसी फोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन की रोशनी में हल होना चाहिए। और बिल्कुल सही। ये हल अब होके एयर कमोडोर साहब, खालिद चिश्ती साहब, सियासी शोबदेबाजी के अलावा भारत का एक ख्वाब था इजारादारी खित्ते में, वो एक तरह से ठेकेदार बनना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने एक तो सबक सिखाया मई में, फिर जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की जिस तरह से पजीराई हो रही है, उसके बाद ये ख्वाब तो ख़त्म हो गया। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि बराबरी की सतह पर बात होगी, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, तमाम मौज़ूआत पर बात होगी, कश्मीर पर बात होगी, सबसे पहले भारत मानेगा? ये देखिए रिजवान, जो पहले सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए ये पाकिस्तान बायलैटरल अगर करवा सकता, इस हद तक कंपेल करवा सकता, तो वो तो करवा चुका होता। और हिंदुस्तान की हरदर्मी है ही ये इतने अरसे से कि उसने टेबल पर नहीं आना और वो बायलैटरल करना चाहता है। लेकिन इस वक्त जो मैं पहले भी कह रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्योंकि खुद स्टेक होल्डर बन गए हैं और उनके कहने पर ये बंद की गई थी, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ बंद की बल्कि थ्रू आउट रिपीटेडली एक्नॉलेज भी किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद कराई है। 30 से ज़्यादा और मरतबा एक्नॉलेज किया सदर ट्रंप ने खुद अपने मीडिया इंटरेक्शंस में। जी, ऑल्दो मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। मेरा इत्तेफाक इस बात इस वजह से नहीं है कि इस मुल्क के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाई ने जो परफॉर्मेंस की जंग, उसकी वजह से बंद हुई थी। जी क्योंकि खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो हमारी मदद को किसी ने नहीं आना था ऐसे ही। और सीज फायर भी नहीं होना था। मैं इसलिए इसको नहीं मानता। हाउएवर फैसिलिटेशन जो कह रहे हैं, हालात ऐसे अनफेवरेबल हो गए हिंदुस्तान के लिए तो अमेरिका को आना पड़ा और इंडिया को मानना पड़ा। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि जैसे प्रेसिडेंट अमेरिका के अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, यानी रूस से तेल ना खरीदो, या ब्रिक्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर हिंदुस्तान क्यों बन गया, बल्कि पायनियर मेंबर है, और उसकी वजह से नाराज हैं, और बहुत सारी वजहों से जिसके वो प्रेशराइज करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें कामयाबी हमारी डिप्लोमेसी की तब होगी कि हम प्रेसिडेंट अमेरिका को कन्विंस ये करें कि ये जो डिनायल है ये भी आपके उस अंडरस्टैंडिंग के मुखालिफ जा रहा है, यानी कि आपका भी वो उसमें स्टेक होल्डर आपको होना चाहिए। जी और खास तौर पर जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये तो इस पूरे खित्ते के लिए अब जरूरी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी सिर्फ उनकी अना का मसला नहीं है, ये आने वाला मुस्तकबिल है। ऑलमोस्ट हम 22% पॉपुलेशन है इस दुनिया की, और सारे के सारे आपने देखा सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से जंग के खतरा मंडलाता रहता है। हर मुल्क इनसिक्योर है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। कौन सा ऐसा नेबर मुल्क है हिंदुस्तान का जो कहे कि हमारे मोस्ट लविंग या रिस्पेक्टफुल या वेरी आइडियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ? कोई भी मुल्क नहीं है बॉर्डरिंग में। तो ये दुनिया को अब रियलाइज करना चाहिए। और हिंदुस्तान ने बहुत अरसा, रिजवान साहब, इस्तेमाल कर लिया अपना कार्ड, रशिया के फेवर में भी, चाइना के साथ ट्रेड में भी, और अमेरिका भी की रियलाइज कराया कि हम पुलिसमैन हैं इस एरिया के, हम रीजनल पावर ही हम हैं, अगर कोई बात करनी है तो हमसे करो। वो मई में हमने साबित कर दिया कि कोई रीजनल पावर भी नहीं है और ना उसके कोई ऐसे इन्फ्लुएंस है कि सारे मुल्क उसके साथ चले। तो जब ये चीजें फेवरेबल हो गई हैं, और देखिए लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से रिजवान ये है कि ये हालात परमानेंट नहीं रहते। जी कल को प्रेसिडेंट ट्रंप का जितना आपने देखा है इंपल्सिव है रिस्पांस मुख्तलिफ मौकों पर, अगर कोई उनकी ज्यादा इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट डेवलप हो गए हिंदुस्तान की तरफ, तो वो स्विच कर सकते हैं या माइल्ड भी हो सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ। जैसे उन्होंने बर्थडे वगैरह का भी सालगिरह उनको विश किया था, ऐसा लग रहा था कि वो एंगेज कर रहे हैं, लेकिन बाद में नहीं एंगेज किया। तो ये इंटरनेशनल हर फोरम पर दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे मुल्क से एंगेज करती है। अब क्योंकि हमारी सिचुएशन फेवरेबल है, तो मेरा ख्याल है कि इसको आइडियल सर्कमस्टांसेस है कि प्रेशर को मेंटेन किया जाए बल्कि बढ़ाया जाए। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान की सफारतकारी एक दफ़ा फिर अहम किरदार अदा करेगी। जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी में किरदार अदा किया है, डॉक्टर साहिबा, शबाना फयाज साहिबा, पाकिस्तान की सफारतकारी में अब जैसे कमोडोर साहब ने कहा कि एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स होता है सदर ट्रंप की जानिब से, पाकिस्तान को कौन से स्टेप्स लेने हैं? पाकिस्तान ने इस तरह से सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा किया, पाकिस्तान के चीन के साथ मुख्तलिफ मुआहिदे मौजूद हैं, पाकिस्तान रशिया के साथ, पाकिस्तान अब दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहा है। हमें वो कौन से पैरामीटर्स सामने रखने हैं कि पाकिस्तान का स्टांस बरकरार रहे, पाकिस्तान को जो सिफारती कामयाबियाँ हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हों?
लेकिन जी मेरे नजदीक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान का स्टैंड है अगेंस्ट टेररिज्म, बेशक वो लोकल हो, रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, उसके खिलाफ खड़े होना, उनके खिलाफ हर उस मुल्क का साथ देना जो कि नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स के अगेंस्ट है और अपने एरिया को कभी दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करें गलत इरादे से। जी। नंबर 1 ये है। नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पॉपुलेशन पोटेंशियल है, जिसमें हमारा यूथ है और उसमें जो सोर्सेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जो कि मतलब ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन हम जो टेली और आप कह सकते हैं वो फ्रीलांसर्स में हमारा काफी ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो इस तरह इसको लिंक करें आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वी हैव टू प्रूव दैट वी आर एन एजुकेटेड and a moderate country. Although majority of Pakistanis जो है वो moderate है, लेकिन जो गलत तासुर, फेक न्यूज, हेट स्पीच और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन से इंडिया की तरफ से हमारी तरफ किया गया है और जो कि बहुत हद तक ग्लोबल रीच भी है, उसको फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिफेंस डिप्लोमेसी, जिसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। जो आज हम रिजल्ट्स देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट के, रशिया के साथ क्लोजर सेल्स के, अभी डिफेंस पैक्ट तो नहीं है, इसी तरह डिफरेंट टर्की के साथ या यूएई के साथ और उसके अलावा डिफरेंट और कंट्रीज के साथ भी, ये आए दिन का नहीं मसला, इसमें डेकेड्स लगे हैं एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान चाइना जो डिफेंस कोलैबोरेशन है। फेज 2 स्टार्ट हो रहा है सीपैक का। अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रहा है और डिप्लोमेटिक कार्ड जो है इसके फेवर में है। सस्टेन करना एक पॉजिटिव मोमेंटम इन इंटरनेशनल स्पेस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कहा। फेक न्यूज़ और ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म से ज़रा क्या जाहिर होगा कि पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान ने 1 लाख के करीब इंसानी जानों की कुर्बानी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि दहशतगर्दी को शिकस्त भी दी है। और अब भी जो बचे कुछ रह गए हैं दहशतगर्द, उनके खात्मे के लिए भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म है। कुर्बान बलोच साहब, बाजोड़ में दहशतगर्दों ने कुछ मवाद छोड़ा जहां पर बच्चे खेलते हुए उसमें जाम बहक हुए, कुछ जख्मी हुए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस अब इलाके को क्लियर भी कर रही हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, 17 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मार दिए, जहन्नुम हासिल कर दिए। भारत के दहशतगर्दी में रियासती सतह पर मुलव्वस होने के सबूत पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। अब और क्या पाकिस्तान ऐसा करे कि आलमी बरादरी भारत के ऊपर दबाव बढ़ाए और भारत जो एज ए स्टेट काम करता है दहशतगर्दी के बढ़ावे के लिए, अमेरिका में साबित हो गया है केस, वहां पर सबूत जमा करवा दिए गए इस्तगासा की जानिब से। कनाडा ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया, पाकिस्तान ने सबूत फराहम किए। इसी तरह से दूसरे ममालिक में भी क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस हवाले से एज जो किरदार अदा किया, जो शवाहिद, जो सबूत दुनिया के मुख्तलिफ फोरम के सामने रखे, न सिर्फ ये है कि बात की वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने एससीओ कॉन्फ्रेंस में उसके शवाहिद की बात की, उसके सबूतों की बात की और यूएन जनरल असेंबली में खिताब किया, वहां ये बात की और जो इस्लामी ममालिक के साथ बैठे वहां ये बात की। मैं समझता हूँ इस वक्त ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि माजी में दुनिया दहशतगर्दी के हवाले से जो भारतीय नैरेटिव था उस पर यकीन करता रहा, लेकिन पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने जो खारजा उमूर पर, खारजा सतह पर जो कामयाबी हासिल की, जो एक्टिव रोल प्ले किया, अब दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है जो भारत के नैरेटिव पे यकीन करे या उसको दुरुस्त करार दे। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को अपने इस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए, मजीद प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा रिजवान कि पाकिस्तान को जो आलमी लेवल पर जो किरदार है, जो प्रोएक्टिव किरदार है, वो मैं समझता हूँ कि 3-4 माह जिन्हें जो कामयाबी हासिल हुई, तो पाकिस्तान को, सियासी क़यादत को, अस्करी क़यादत को, मुल्की लेवल पर जो सियासी हमारे उमूर हैं
जो सियासी सूरत हाल है उसको उसमें इस्तेकाम लाने के लिए भी इतने ही एक्टिव किरदार अदा करने की जरूरत है। वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत इत्तेहाद में जो जमातें हैं, इन सब मिलकर दहशतगर्दी के हवाले से भारत के हवाले से एक यकजा पॉलिसी बनाने और उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। और नौजवान हमारे जो तकरीबन 60% है पॉपुलेशन, हमें उनको एतमाद में लेकर हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है और उनको रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के लिए उनको एतमाद में लेना है बिल्कुल सही। और उसको साथ मिलाकर चलने की जरूरत है। अगर हम ये इसमें कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान की दुनिया में मैं समझता हूं कि इस सदी की बड़ी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एयर कमोडोर साहब, डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे लोग मॉडरेट भी हैं, समझदार भी हैं, हमारे मीडिया का किरदार हो, कुछ लोग हैं उनके अलावा हम देखते हैं पाकिस्तान ने मई में भी जो पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग हुआ था उसके बाद भी पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद जब मई में भारत को जवाब दिया भारत की जारहियत का, उस वक्त भी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से फेक न्यूज़ को रिस्पॉन्ड किया। अब भारत के अंदर इंतहा पसंदी मौजूद है, भारत उसी एलिमेंट को इस्तेमाल करता है दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी के लिए, अपने इजारादारी के लिए और साथ ही साथ अपने कुछ मफादात के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है। भारत में सेन वॉइसेस उनकी कोई सह होगी या इंतहा पसंदी भारत के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है? रिजवान, देखिए, डॉक्टर शबाना और बलूच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब वो दुनिया नहीं रही जो 10-20 साल पहले, और मैं भी थोड़ी पहले अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया अपनी एडवांटेज पोजीशन को वेस्ट और यूरोप और अमेरिका और रशिया और सबकी नज़र में। सेन वॉइस मैं नहीं फोर्सी करता अभी इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कोई नजर आएगी। लेकिन हमारे लिए ज्यादा मैटर ये करती है कि दुनिया कहाँ देख रही है। देखिए, ये पुराना जमाना नहीं रह गया 30-40 साल पहले के जो बयानिया नैरेटिव हिंदुस्तान डेवलप करता था, अपनी रेलेवेंस डेवलप करता था, दुनिया आमतौर पर मान लेती थी। आपने पास्ट में देखा जब भी हुआ है तो जनरली दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा टिल्ट होती थी। और जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का तकरीबन आप नोट कर लें $140 बिलियन का ट्रेड अमेरिका के साथ है और उसमें से 30 बिलियन हिंदुस्तान की फेवर में है। तो जब ये देखें तो हिंदुस्तान स्टेक होल्डर होता है, अमेरिका खुद स्टेक होल्डर होता है। पाकिस्तान का हार्डली 8 बिलियन के करीब है, 7.5-8 बिलियन के दरमियान हमारा ट्रेड है, जिसमें से हमारी फेवर में है नो डाउट 5.7 के करीब हमारी फेवर में है, 1.2 सिर्फ अमेरिका हमसे ले तो हमें देता है। तो वो हमारी रेलेवेंस इकोनॉमिक बहुत कम थी एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया उस चीज का एडवांटेज हमेशा इस्तेमाल करता आया। रीजनल वो अपने आप को पुलिसमैन शो करता था। अमेरिका और यूरोप की मजबूरी थी कि चाइना के खिलाफ उनको एक मुल्क चाहिए था चेक एंड बैलेंस करने के लिए। फिर जब वेस्ट ने रियलाइज किया है कि हिंदुस्तान उस एडवांटेजेस पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि पहलगाम आप खुद करें और फिर दुनिया को कहें हम सबूत भी नहीं देते, पाकिस्तान कह रहे हैं इंक्वायरी करवा लें कि नहीं करवानी, एक्सेस दे दें नहीं देना, हम फैसला करेंगे, जज जूरी हम सब खुद ही होंगे। तो तब दुनिया ने रियलाइज किया, और खास तौर पर जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि फिर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया कि हमने वो न्यू नॉर्मल बनने नहीं दिया। हिंदुस्तान को नशा ही यही था कि उसने गलत हाइपोथेसाइज किया था सारी वॉर सिनेरियो को कि वॉर ऑब्जेक्टिव वो पाकिस्तान शायद इकोनॉमिकली कमजोर है और फ्रेजाइल है हमारी इकोनॉमी, और दूसरा हमारी पोलराइजेशन बढ़ी हुई थी इस हद तक कि हम समझ रहे थे कि हिंदुस्तान के हम एक्सप्लॉइट कर लेगा। लेकिन वो हमने जो जवाब दिया उसके बाद से चीजें बदल गई। जो आपका बुनियादी कंपैरिजन था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जल्दी आएंगी, वहां तो मुझे लगता है कि एक सियासत का नाम ही एंटी पाकिस्तान के नाम से ज्यादा चलता है। हमारे आप इलेक्शन में देख लें, एंटी इंडिया कोई कैंपेन नहीं होती और बहुत सारे इश्यूज हमारे आपस में होते हैं, लेकिन एंटी इंडिया पे कभी ना जीता है कोई, नहीं हारा है कोई। वहां पे तो जीत हार मुझे लगता है पाकिस्तान को बुलडोज करने, नाम लेने, एम्बैरस करने में ही गुजरती है। लेकिन एयर कमोडोर साहब, एक बात तो है कि अब भी अगर किसी रियासत में इंतखाबात हों भारत में, तो हम देखते हैं फोर्सी किया जाता है, इंटेल्स भी आती हैं इस तरह की कि भारत में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिजाइन किया जा रहा है, जिसके बाद फिर हिमायत हासिल की जाएगी, फिर लोगों को वर्गलाया जाएगा भारतीय सियासी जमातों की जानिब से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी मई में इतनी ज्यादा सेन आवाजें स्ट्रांग हुई हैं। बहुत सारे लोग, खासतौर पर उनकी ऑपोजिशन ने बहुत चैलेंज किया कि हमें सबूत दें, आप इतना बड़ा मुल्क है। और फिर आपने उनके एयरफोर्स चीफ को देखा, 93 डेज के बाद उन्होंने एक सेमिनार में तकरीर की, पब्लिक में आए, 93 डेज के बाद एक 58 मिनट की तकरीर की, और 28वें मिनट में उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। और किससे मारे हैं? S-400 से।
S-400 मिसाइल से अगर आपने मारने थे तो आपने 1000 जहाज किस लिए रखा हुआ था कौम को, ये भी उनसे पूछना चाहिए। और S-400 से अगर मारे थे तो आपने 93 दिन तक क्यों नहीं बोला? तो वो अपना मेरा ख्याल है खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, सबूत भी लाते हैं तो मजाक खेज लाते हैं, और उनकी अपनी कौम भी अब समझना शुरू हो गई है। आप भी देखते होंगे बहुत सारे चैनल्स को या एंकर्स को जो सीरियस माइंडेड है जी। और जो ऑब्जेक्टिव ज्यादा एनालिसिस करते हैं, वो खुद ही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत झूठ बोल रही है और डिस्क्रेडिट हुई है बहुत ज्यादा। एक आप एम्बेरस नहीं हो रहे और ऊपर से आप गलत बयानी भी कर रहे हैं। तो आई होप के चीजें अब और बेहतरी आएंगी। मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं प्रोफेसर साहिबा कि चाहे वो भारत के अंदर हो, उनकी अपनी सियासी क़यादत हो या उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, वो तो जिस तरह से चीज़ों को छुपाते रहे हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी जयशंकर के खिताब से पहले भी एहतजाज हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के बाहर, और फिर जवाबुल जवाब में जिस तरह से भारतीय नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली हॉल से चला गया उठ के एहतजाजन, ये किस तरह का रवैया है? सिफारती सतह पर किस तरह से देखा जाएगा इसको, आलमी सतह पर किस तरह से देखा जाएगा? ये जी आप कह सकते हैं कि एक इरेटिक किस्म की रिस्पॉन्स है जो कि बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं जिसको रिस्पेक्ट करना होता है कि जो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है या कोई आपके अगेंस्ट कोई छोटा मोटा प्रोसेशन भी है, उसको आप टॉलरेट करें विद फेस कि जो कि कुछ आगे बढ़ना चाहता हो। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि पहले भी बात हो रही है कि इंडिया बीइंग अ स्टबर्न नेबर, कि अभी तक कोई और बिगर नेबर, अभी तक उसके अंदर कोई लचक नहीं देखी गई। हालांकि बिगर नेबर शुड हैव अ बिगर हार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हम देखते हैं ये बिल्कुल ही एक ऑपोजिट है। लेकिन मैं यहाँ कहती चलूं कि मुझे फिर भी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान के साथ साउथ एशियन नेशंस जो कि बाकी हैं, उनकी जो पीसफुल सिविल सोसाइटी है इंडिया में, अगर उनको एंगेज करें जो कि होती है, तो उससे शायद ये आफ्टर मोदी इलेक्शंस या उसके बाद जो डिफीट होगी इंशाल्लाह, उसके बाद बेहतर हालात बन जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल जो डिसीजंस हैं वो लीडर्स ने ही करने हैं, और लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक के मूड को, और अगर लीडर ही मिसगाइडेड हो तो ओवरऑल कंट्री में जो होता है वो एक किस्म की आप कहते हैं पोलराइज्ड विजन ऑफ द वर्ल्ड वो फैलने लगती है। तो आज का इंडिया जो नेबर जो हमें दिखता है, एटलीस्ट मेरे एनालिसिस में जो दिखता है वो यही है कि जिसमें बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है वर्सेस इट्स नेबर। बिल्कुल सही। कुर्बान बलोच साहब, भारत में अवाम के पास सहूलियात नहीं है, बुनियादी इंसानी हुकूक दस्तयाब नहीं है, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पर इंतहा पसंदी पाई जाती है, लोग वॉशरूम्स तक की सहूलत से महरूम हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके हैं कि हमें लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। पाकिस्तान के साथ साथ इस खित्ते के बाकी ममालिक का भी यही स्टांस है कि हमें लोगों की इंसानी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना है। कितनी देर में समझेगी ये मामला भारतीय हुकूमत या फिर जो भारतीय सियासी क़यादत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे इस खित्ते की, और खास करके भारत में जो आवाम मिलियंस पीपल गुर्बत का शिकार हैं, और तालीम, सेहत, इंसानी हुकूक और कानून इंसाफ की फराहमी के हवाले से वो जिस एक भयानक दौर से गुजर रही हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय क़यादत, वहां की हुकूमत, इन नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का किरदार अदा किया, दहशतगर्दी के हवाले से प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, और न सिर्फ पाकिस्तान खित्ते के बाकी ममालिक, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, वहां उन्होंने यही प्रॉक्सी का किरदार अदा किया ताकि उनकी जो कमजोरियां हैं, वहां जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वहां अपोजिशन है, वहां जो मिलियंस पीपल जिनको इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, उनको नस्ली बुनियाद पर ट्रीट किया जा रहा है, मजहबी बुनियाद पर जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, यही वो एक नाकामियां हैं जिसको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान से दुश्मनी रवा। जी बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और प्रोफेसर डॉक्टर शबान साहिबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात थे कश्मीर इशू के हवाले से, अमरीकी सालसी की ऑफर, और उसके बाद अब कोर्ट बॉल एक दफ़ा फिर भारत के कोर्ट में है कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है या नहीं। अब कुछ बात करेंगे
दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल की जहां पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ दिया है। भारतीय टीम के पहले 3 खिलाड़ियों को जल्द आउट करने के बाद अब एक पार्टनरशिप डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जो कि यकीनी तौर पर भारत के लिए और इस मैच के लिए भी बड़ी जरूरी है कि मैच मजीद इंटरेस्टिंग होगा। मैच का नतीजा किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को विकेट्स हासिल करनी है और किस तरह से हासिल करनी है, पार्टनरशिप बढ़ने से रोकनी है। दूसरी जानिब भारत के लिए रिक्वायर्ड क्या है, भारत की टीम अंडर प्रेशर है फाइनल की वजह से। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में भारत का जिस तरह से मुकाबला किया और उसके बाद अब पाकिस्तान ने जिस तरह से कम बैक किया, बहुत सारे सवालात हैं कि हमारी टीम ने 10 ओवर्स में अच्छे रन बनाए थे और अगले 10 ओवर्स में ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी टीम कोलैप्स कर गई। काशिफ मजीद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आपको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबार ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। सच तो ये है, मैं अब बात करेंगे एशिया कप 2025 का फाइनल। बड़ा मुकाबला है, बड़ा टाकरा है। पाकिस्तान भारत रिवायती हरीफ आमने सामने है। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान के ओपनर्स ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। उसके बाद साइम अयूब जब साहिबजादा फरहान के आउट होने के बाद आए तो उन्होंने भी कुछ अच्छे स्ट्रोक्स करे, लेकिन उनके आउट होने के बाद फ़खर जमान आउट हुए और उसके बाद फिर ऐसे जैसे रेत की दीवार गिरी हो। काशिफ मजीद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान खोखर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे और यहाँ पर अपडेट देते चले अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान को चौथी कामयाबी मिली। हम दुआ गो हैं कि हमारी टीम आज का ये मार्का जीते और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान भारत को उसी की ज़बान में जवाब दे जिस तरह से भारत के लोग या भारत ने जो गैर सियासी और गैर रिवायती एक रवैया इख्तियार किया है, खेल के मैदान में सियासत को घसीटा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान मैच जीतने के बाद सियासत को खेल में नहीं लेके आएगा और भारत की एक दफ़ा फिर इस मैदान में भी भारत को धूल चटाएगा। काशिफ, पाकिस्तान का अभी तक की परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, मैच को इंटरेस्टिंग होता हुआ देख रहे हैं आप? एक गलती हुई रिजवान, जो 52 पे संजू सैमसन का कैच छोड़ गया था। अगर उसके अलावा देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। हम अपनी बैटिंग ऑर्डर की बात करते रहे, बैटिंग कोलैप्सेस का जिक्र करते रहे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि रैश स्ट्रोक्स भी मौजूद थे और ये विकेट कतन आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए। जब हम साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान का सैम्पल साइज़ देते हैं ना कि उन्होंने भी बैटिंग की, तो हमें ये भी देखना है कि उनको नया बॉल जब खेलने को मिला तो शिवम डुबे के पहले 2 ओवर्स में 12 रन सिर्फ बने। काफ़ी अटैम्प्ट्स भी हुई साहिबजादा फरहान की तरफ से, लेकिन जब विकेट पे उन्होंने स्टे कर लिया, वक्त गुजार लिया, फिर उनके लिए आसान होती चली गई। अनफॉर्चुनेटली जो बाद में आने वाले बैटर्स थे वो शायद इस बात को समझ नहीं सके, वो उस मोमेंटम को कैरी करना चाहते थे जो 2 सेट बैटर्स का था, ये सोचे समझे बगैर कि उनको कलामी की माफी काशिफ, क्या हम इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हमने खेली इन्हीं विकेट्स पर, इन्हीं कंडीशंस में ऑलमोस्ट, और फिर अब हम एशिया कप में ऑलमोस्ट आज फाइनल है और हमने इसमें जो सुपर 4 के 3 मैचेस खेले, उससे कबल हमने 3 मैचेस ग्रुप स्टेजेस के खेले। तो कंडीशंस में अब तक तो प्लेयर्स को समझ आना चाहिए कि यहाँ पर आपको ठहरना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्रोक्स खेलने हैं। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, इस विकेट पे श्रीलंका इंडिया का मैच हुआ था, 200 उन्होंने किया था, 200 श्रीलंका ने किया था, सुपर ओवर तक बात चली गई थी। तो ओवर द कोर्स ऑफ 2 डेज फिर गर्मी लगी और विकेट जो है वो थोड़ा स्लो हो गया और हमने उनकी बॉलिंग में देखा कि अक्षर पटेल की कुछ गेंदें हैं वो विकेट कीपर ने टखने से जाके पकड़ी हैं, तो इसमें वेयर एंड टेयर था। पाकिस्तानी बैटर्स की मैं थोड़ी सी ज़रा बुराई बयान करते हुए कि शायद गैर मुनासिब स्ट्रोक्स, गलत मकामात पे, गलत टाइम पे खेल, ओवर कॉन्फिडेंट भी और फिर मोमेंटम। देखिए हमने एक ही सती, एक ही अंदाज की क्रिकेट सोच ली है कि इंटेंट ये है कि जाएंगे और मारेंगे और खुले स्ट्रोक्स खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बांग्लादेश में सीरीज इस वजह से हार दी कि वहाँ की कंडीशंस को समझे ही नहीं, और तीसरे मैच में जब कंडीशंस को समझे तो बिल्कुल एक तरफा जीत दिया। आज का दिन भी ऐसा ही था। बहुत सारे डिसमिसल्स में मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो सलमान आगा पे हुआ। गालिबन वो प्लेयर थे जो
स्पिन को अच्छा खेल सकते थे, और 1-2 ओवर अगर वो स्टे कर जाते तो नवाज और फहीम अशरफ के पास चांस हो सकता था कि वो आके लंबी इनिंग्स के लिए या बड़े शॉट्स खेल सकते। उनके आउट होना हमें पूरे 20 ओवर भी नहीं खिला सका। 5 गेंदें पहले आउट हो गई, और ये 5 बॉल्स जो है वो इस तरह के मैचेस में जो फाइनल शोडो में बहुत क्रूशियल हो सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बैटिंग के बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अभी तक मुकाबला बड़ा खूब चल रहा है, और अभी तक पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो मैच में इन है। मैंने जैसे कैच का जिक्र किया, आउट हो गए हैं संजू सैमसन वो, लेकिन 52 से जो 76 तक का सफर है, गालिबन उस दौरान में हम 2-1 आउट और कर सकते थे जो संजू सैमसन ने तय कर लिया। अच्छा, अरसलान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, आप आज के मैच के हवाले से, रिवायती हरीफ हैं, आमने सामने हैं, प्रेशर नजर आ रहा है इस मैच में? भारत भी अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है, हमारे ओपनर्स ने तो प्रेशर नहीं लिया, बॉलर्स ने भी प्रेशर नहीं लिया। देखें, इस वक्त इंडियन टीम नो डाउट प्रेशर में है, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम इस वक्त उस प्रेशर को कैपिटलाइज कर रही है या नहीं कर रही, ये एक सवाल है। अगर हमने 3 खिलाड़ी जल्दी आउट कर दिए थे, पावर प्ले का फायदा उठाने नहीं दिया था इंडिया को, तो हमें चाहिए था कि 10 ओवर से पहले हम 1 विकेट, ये पार्टनरशिप ना बनने देते। संजू सैमसन को मुस्तनद प्लेयर नहीं है, बहुत लंबे अरसे से संजू सैमसन पर, उनकी T20 में इंडक्शन पर भारत में खुद भी बात हो रही है। फिर सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, और जिस तरह की उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है घटिया किस्म की, तो वो ऐसा प्लेयर लंबी अरसे फॉर्म में रहता भी नहीं है। तीसरी बात, आपके पास सिर्फ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, उनको आपने पकड़ लिया जल्दी। गुड लक थी हमारी कि पांड्या आज अनफिट हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था हमें भरपूर तरीके से। हमारी बैटिंग का तो हाल वही है कि साहिबजादा फरहान और फखर से भी मैं थोड़ा सा मायूस इसलिए हूँ कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, 40 में 45 में जाते हैं, 46 करते हैं, और एक छक्का मारते हैं और उसकी अगली बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। सेम मॉडल्स ऑफ ट्रेंडी फरहान ने भी की, एक छक्का मारा, अगली बॉल पर आप आउट हो गए। थोड़ी सी जिम्मेदाराना इनिंग का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक छक्के के बाद बाकी रिमेनिंग बॉल्स पर सिंगल कैसे निकालते हैं। वो सिंगल्स इतने मैटर करते हैं कि एक छक्के के साथ अगर आप 4 सिंगल निकाल लें तो वो 1 ओवर में 10 रन बन जाते हैं, और वो ये काम तिलक कर रहा है इस टाइम, और वो बड़े अच्छे तरीके से बॉल का वेट कर रहा है, जहां पे बॉल मिल रही है वहां पर मार रहा है। उसको पता है टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने, BCCI ने, वो प्रेशर का बायस बन रही है आज के फाइनल में भारत के लिए? देखिए, लाउड माउथ है वो, और आप सबको पता है कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनका नेशनल रवैया या नेशनल बिहेवियर यही है। उनकी पूरी, आप कौम को देख लेना सोशल मीडिया पे, वो सारे ही ऐसे ही हैं, उनमें से किसी से कोई आप बईद नहीं है। वो एक उनका जर्नलिस्ट पाकिस्तान आके खाने खा गया, हमने अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, वो उनकी नेचर ही इस तरह की है। वो घटिया आदमी वापस जाके जिस तरह की बातें कर रहा है, बस आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने तो पूरी की पूरी क्रिकेट के जेंटलमैन गेम में, बार बार ये बात कह रहा हूँ कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, हाँ, पर इंडिया इसमें जेंटलमैन टीम नहीं, इसमें कोई दो शक राय नहीं है। गलती है हमारी, मजबूरी है हमारी कि इस तरह की टीम हमारी पड़ोसी भी है। हम तो खेल रहे हैं क्रिकेट, हमने मना भी नहीं किया था, उनका यही काम है, और अपनी हरकतों से आज अंडर प्रेशर भी हैं, बहुत लाउड माउथ हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। और कोई भी टीम, ऐसा नहीं होता कि 3 मैच एक साथ एक टीम खेले तो वो कोई, ये सीरीज तो हो नहीं रही, होम या अवे सीरीज, कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, ये टूर्नामेंट है। 3 टीमें मुख्तलिफ टीमों के साथ, 2 टीमें खेल कर आती हैं, मुख्तलिफ मैचेस खेलती हैं, तो इम्प्रोवाइज भी करती हैं। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान टीम स्टिल, अभी भी मैं अगर इस मैच में देखूं तो 25 मजीद रन किए जा सकते थे। 25 रन जो लॉस्ट हुए हैं, 9 विकेटें आपकी 33 रन पे चली गई हैं। अरसलान, काशिफ की तरफ जाऊंगा। हमने देखा श्रीलंका जिसने 202 रन चेज किए, भारत के खिलाफ 179 रन बनाए थे उन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ 169 रन बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग भी की, अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी फील्डिंग भी की। इन्हीं विकेट्स पर पाकिस्तान ने उनको कंटेन किया, पाकिस्तान ने उनको रन चेस नहीं करने दिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आज हमारी वही बॉलिंग और वही फील्डिंग, काशिफ, पाकिस्तान के लिए टाइटल गेन कर सकती है। श्रीलंका के ओपनर्स ने जसप्रीत बुमराह को खेला, वो भी नलीफाई हो गया फैक्टर, और दूसरा बॉलर उनका वैसे ही हार्दिक पांड्या अनफिट था, तो शिवम दुबे एक ऑलराउंडर के तौर पे शामिल है। सो फॉर्चुनेटली उनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है,
और इस पूरे एशिया कप में अगर हम फाइनल खेल रहे हैं और आज फाइनल भी फंसाया हुआ है, तो ये हमारी बॉलिंग ही है जो अच्छा रोल प्ले कर रही है। और फिर फील्डिंग को ऐड करूंगा, एक कैच हुसैन तलत से जरूर गिला, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कप्तान ने कैच पकड़ा है सूर्य कुमार यादव को, बड़ा क्वालिटी का कैच था। उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। उसके अलावा सबसे अहम बात रिजवान, अगर आप देखिए पूरे मैच में ठीक है हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ, बट वो जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। और पहली गेंद से जब चार्ज किया था अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी पे, जिस अंदाज से पूरा सर्कल अभिषेक शर्मा को घेरता हुआ नजर आया था और आवाजें लगाता हुआ नजर आया था। शिकायत कर देंगे काशिफ। नहीं, आज उनकी तरफ से भी एक हरकत हुई है जब उन्होंने हारिस रऊफ को आउट किया है। जी, वो खैर हमारी जाल में वो खुद फंस गए हैं। वो खुद ही अपने उसका क्या कहते हैं उसको, साइन बनाते रहे अपने ही दाम में से। हाँ, कि वो गालिबन शायद उनसे भी पूछ ले मैच रेफरी कि उन्होंने ये जो इशारा है वो क्यों किया था। अच्छा, अगर मैं इस इशारे की हकीकत जानूं तो वो इशारा उन्हीं की अपनी ही तरफ जाता है कि उनके गिरे थे भाई, हमारा नहीं था। यही तो बहरहाल जी, अरसलान कंटेन करना 146 इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के लिए आखिरी 10 ओवर्स में जिस तरह से गेंद टर्न हुआ, विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर इतना नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा इस मर्तबा भारत की इनिंग्स में, चूंकि एक यही फैक्टर था जिसकी वजह से टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। जी, यकीनी तौर पर उनको ये अंदाजा था कि शायद यहाँ पर ड्यू फैक्टर हो, लेकिन आज कोई ड्यू फैक्टर इतना मुझे असर डालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर कहूंगा कि अभी मसला सिर्फ इतना सा है कि आपको 2 विकेट्स निकालनी है हर सूरत। आपको तिलक को आउट करना है, तिलक वर्मा आउट हो गए तो थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे पांड्या नहीं है। फिर उसके बाद दुबे हैं, अभी उन्होंने हारिस रऊफ को चौका भी मारा है। हारिस रऊफ का सिर्फ इशू इतना सा है कि वो पेस तो बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पे वो रन लीक कर देते हैं और ये रन लीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने विकेट ली इंडिया के अगेंस्ट, अगली बॉल पर पांड्या को पाँव में बॉल दे दी और आराम से चौका मारने के लिए अलाउ किया। ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। हमारी पेस बैटरी ने ठीक काम किया, बुरा काम नहीं किया। ठीक है, फहीम अशरफ इस विकेट को समझ गए थे तो उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की, वेरिएशन उनके काम आई। उन्होंने शर्मा को भी, अभिषेक शर्मा को वेरिएशन के साथ बॉल की और आपको पता है वो बिल्कुल मैं मिस जज हो गई उनसे, लाइन उनका पाँव भी नहीं चला, पाँव दोनों जुड़ गए और फिर उन्होंने बॉडी से अवे शॉट मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव को शाहीन ने वही एग्जैक्ट वैरायटी मारी, वेरिएशन के साथ बॉल की, पेस नहीं थी, वो वेरिएशन की वजह से बहुत अच्छा कैच लिया सलमान अली आगा ने। तो आप यहाँ वेरिएशन के साथ बॉल करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ओपनली अलाउ कर सकेगा कोई भी बॉलर बैट्समैन को कि वो उसको स्ट्राइक करे। थोड़ा सा हारिस रऊफ को अपनी वेरिएशन पे यहाँ पर बड़ी समझदारी के साथ करना होगा, क्योंकि अब आपके स्पिनर जो हैं वो अपने आखिरी मोमेंट पे जा रहे हैं और ये जो लास्ट मोमेंटम होंगे ये सारे के सारे पेस बैटिंग के 5 ओवर्स हाथ रह गए हैं पीछे और 5 ओवर्स में भारत को 50 से ज्यादा रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 10 रन फी ओवर की औसत से भारत को अभी रन चेज करने हैं। और लास्ट में हम प्रोग्राम को खत्म करने से पहले काशिफ से जानेंगे, काशिफ अभी तक इस पूरे टूर में 10 रन आखिरी 5 ओवर्स में चेज करते हुए किसी टीम ने नहीं बनाए। आई गेस 10 रन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि वो 10 जो रन्स के लिए ओवर है हम हमारे किन बॉलर्स ने करने हैं। अभी तक अगर देखें शाहीन का 1 ओवर रहता है, हारिस से दूसरा ओवर करें तो मोस्ट प्रोबेबली उनके 2 ओवर भी रह जाएंगे, 3 ओवर ये होगा और 2 ओवर हमें देखने हैं कि वो हम किन से निकालेंगे। इब्रार का गालिबन 1 ओवर है, साइम या नवाज किसी एक पे फिर रिलाय करना पड़ेगा। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं तो साइम जो है वो अपनी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, नवाज के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बाकी के अगर 5 ओवर्स देखें हारिस की इस ओवर के बाद तो निस्बतन हमें सुकून नजर आता है, हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, फहीम अशरफ भी वहां पे मौजूद है अपने कटर्स के साथ। सो एक ऑप्शन जरूर मौजूद है, लेकिन 10 रन रिजवान इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में खासतौर पे जब 6 विकेट्स मौजूद हों किसी टीम के पास को बहुत ज्यादा नहीं है। सो बड़ी नेक एंड नेक सिचुएशन है। विकेट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा सपोर्टिव जरूर है कि बैट्समैन को इतने फ्रीली रन्स करने को नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बॉल रुक कर आ रहा है, थोड़ा बॉल फंस कर आ रहा है जिसको हम क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद 10 रन का मतलब एक बाउंड्री होती है ओवर में, जब तक ये 12 से ऊपर नहीं जाते मैच जो है वो बराबरी पर है। अरसलान कोकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाले इस फाइनल मैच की, जो कि बड़ा मुकाबला है और 41 साल तारीख में दोनों टीम्स पहली मर्तबा एशिया कप का फाइनल खेलें। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ये फाइनल जीते।